अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और लाइफ एंजॉय क्यों नहीं करेंगे, लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। अच्छा, ये जो वर्ड है ना एंजॉय, ये जब भी आपको सुनने को मिले या जब भी आप किसी को कहें कि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, हम बहुत खुश हैं, तो साथ में माशाल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह भी ज़रूर कहा करें। यूजुअली क्या होता है कि जो नज़र होती है ना वो सडन लग जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको प्यार की नज़र भी लगा देते हैं और बुरी नज़र तो लगती ही रहती है। बुरी नज़र लगाना तो बड़ा ही कॉमन है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक और रिसर्च आपके साथ में। हमेशा हम आपके साथ कोई ना कोई रिसर्च शेयर कर रहे होते हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर कोई और रिसर्च हो। तो ये रिसर्च ये है कि पाकिस्तान में निफ़ से ज़्यादा अमवात की जो वजह है उसकी वजह ये है कि हार्ट डिजीज़ यानी दिल की वजह से जो है बहुत सारे लोग हार्ट डिज़ीज़ में मुब्तला हो जाते हैं और अचानक दौरा पड़ जाना, अचानक जिस तरीके से लोग बीमार हो जाते हैं पता नहीं होता। कहते कि जवान लड़का था और फ़ौरन से जो है उसका इंतकाल हो गया, पता चला क्या हुआ, हार्ट अटैक। इसके लिए इससे पहले भी प्रॉपर मैं कई बार ये इंट्रो कर चुकी हूँ कि जो भी दिल के पेशेंट्स होते हैं इस तरह के लोगों के लिए अब जो मशीन्स है ना वो भी लगानी चाहिए, ताकि फ़ौरन मॉल्स में, मार्केट्स में उनका ट्रीटमेंट हो सके, उनको फर्स्ट एड जो है वो मिल सके, उससे उनको बचाया जा सकता है। और 5 से 6 मिनट के अंदर जब दिल का दौरा पड़ता है तो डेफ़िनेटली आप जो है वो बचा सकते हैं उस पेशेंट को। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले जो है यही करना होता है कि फ़र्स्ट एड आपको देनी आनी चाहिए। आपको बार बार मैं अपने इंट्रोज़ में ये ज़रूर बताती रही हूँ, कई दफ़ा मैंने ये हार्ट से रिलेटेड जो है वो इंट्रो भी किया है, रिसर्च भी आपके साथ में शेयर की है जो डेवलप स्टोरी होती है। तो अभी भी एक दफ़ा फिर से हम आपको ये बता रहे हैं कि जी ये जो तहकीक है इसमें यही आया है कि 55% जो है लोग जिनकी डेथ हो जाती है दिल के आर्जे में वो लोग मुब्तला होते हैं। और अभी जो रीसेंट रिसर्च है उसके मुताबिक जो बीमारियों से होने वाली अमवात जो है उस निफ़ से ज़्यादा उसकी वजह दिल का आर्जा है। अच्छा जी, फिर अब ये जो CEO ड्रैप हैं डॉक्टर उबैदुल्ला, इनका कहना है कि कुछ बीमारियां खामोश कातिल का जो है वो किरदार अदा करती हैं, यानी ये साइलेंट डिजीज़ होती हैं, साइलेंट किलर होती हैं और ये इनकी वजह से जो है लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। जिगर और गुर्दे के जो अमराज हैं वो इस वक्त ज़ाहिर हो रहे हैं, जबकि हमारे जो आज़ा हैं उसमें 90% इस अमराज से जो है वो मुतासर हो चुके हैं। अच्छा, हार्ट अटैक जो है वो 2 तरह का होता है। हमेशा हमने आपको बताया कि हार्ट अटैक 2 तरह का होता है। इसमें डेफिनेटली जब ये हार्ट अटैक होता है तो एक सीने के अंदर बंदे को तकलीफ़ होती है, उसको फील होता है कि जो मुझे चेस्ट पेन हो रहा है इनसाइड द बॉडी, और उसके बाद जो है उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि अचानक से जो आपका हार्ट है वो बंद हो जाता है, यानी वो उस तरह से पेल्पिटेट नहीं कर रहा होता, हार्ट बीट नहीं होती। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो अचानक से फड़फड़ाहट भी उसमें शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर क्या होता है, ब्लड प्रेशर नीचे आ गया या बंदा गिर गया, फिर वही होता है कि आपने जो है वो उनके हार्ट को पंप करना शुरू कर दिया एंड ऑल दैट। हार्ट अटैक के ख़तरे को कम इसी तरीके से किया जा सकता है कि हार्ट अटैक जो है वो कम हो सकता है आपके मामूल के मुताबिक वर्जिश करने से, सिगरेट वगैरह अगर आप ना पिएँ तो। लेकिन अब इशू ये है कि रिसेंट इसकी जो एग्जांपल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें ये होता है कि आपने अपनी लाइफ को सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए आप 3 चीज़ें करें। एक तो आपने नींद पूरी करनी है, स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल नहीं लेना है और एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद फिर आपने तंबाकू नोशी या बाकी चीज़ें जो है वो नहीं करनी है। तो अच्छी सेहत के लिए आपने 10,000 कदम जो है वो चलना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपने एक हेल्दी लाइफ जो है गुजारनी है, और फिर इससे कम चलने से भी खातिर खा जो है वो फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया जी हार्ट रिस्क, जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब हार्ट रेट की बात हो रही है और जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, और हमेशा आपको याद होगा कि मैंने जो है वो डिजिटल डिटॉक्स की भी बात की थी, वॉक के हवाले से भी बात की थी। एक दफ़ा फिर से हम जो है आपको बताते हैं कि जी चहलकदमी करना बड़ी अच्छी बात है और चहलकदमी करनी चाहिए रोज़ाना। अगर आप 10 मिनट की चहलकदमी करते हैं तो ये जो है आपके बॉडी के लिए बड़ी अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बड़ी अच्छी होती है, वॉक करनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप, बहुत सारे लोग जो है वो अपने जो स्टेप्स होते हैं यानी वॉकिंग स्टेप्स होते हैं वो भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। रोज़ाना आप 10 मिनट की वॉक करें। अब उसमें आपके जितने भी स्टेप्स बनते हैं, जितने भी कदम आप चल लें, क्योंकि ये कहा जाता है कि 10,000 कदम ही चलना ज़रूरी है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जिस तरह आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर आते हैं, रोज़ाना अच्छी वॉक करें 10 मिनट की, और चाहे बुज़ुर्ग हों तो वो अपने लिहाज से फिर घर में चल फिर लें। अच्छा जी, अब ये है कि अपनी सेहत को अच्छा बनाना, और अगर आप चाहते हैं कि आप लंबी, अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी जिएँ तो वॉक भी कर लिया करें। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं आपसे कि जो वफाकी
काबीना ने हज पॉलिसी के हवाले से बात की है, तो वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 और मसनूई जहानत पॉलिसी 2025 की जो है वो मंजूरी दे दी है। अच्छा जी, बहुत से लोग हज से जो है वो महरूम रह जाते हैं और इसलिए सरकारी कोटा बढ़ाना नागुज़ीर था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उनका ऐसा कहना है। अब क्या हुआ है कि हज 2026 के लिए सरकारी कोटा 70% और प्राइवेट हज कोटा जो है वो 30% मुकर्रर किया गया है और सरकारी स्कीम के तहत हज की जो लागत है वो 11.5 से 12.5 लाख रुपए तक जो है वो मुतवक्के है। वजारत मजहबी उमूर ने 40% सरकारी और 60% प्राइवेट कोटे की समरी दी थी, तहम वज़ीर आज़म की ज़ाती दिलचस्पी पर सरकारी कोटा बढ़ाकर 70% कर दिया। अच्छा, इसका एलामिया जारी किया गया और इसके एलामिया में जो है वो बाकायदा तौर पर कुछ इस तरीके से कहा गया है कि आइंदा बरस हज ऑपरेशन की मुकम्मल डिजिटाइजेशन खुशाइंद है और वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि हजाज कराम को हर किस्म की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनानी जाए और वजारत मजहबी उमूर हज पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अच्छा जी, ये इस एलामिया में कहा गया है। हज इजलास को हज पॉलिसी 2026 के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। वफाकी काबीना ने नेशनल AI पॉलिसी 2025 की भी मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दी और काबीना ने निजकारी से मुतालिक काबीना कमेटी के 8 जुलाई के इजलास के फैसलों, कानून साजी कमेटी के 17 जुलाई और 25 जुलाई के इजलासों में किए गए फैसलों की भी तौसीक कर दी है। जनाब, अभी आगे बढ़ते हैं और अभी आपके साथ में शेयर करते हैं कि वफाकी काबीना और ग्रीन ब्लॉक को जो है वो मंजूरी दी ग्रीन अच्छा जी, ग्रीन बिल्डिंग कोड मंजूर कर लिया गया है। अच्छा, पाकिस्तान ने माहौल दोस्त तामीरात की जानिब एक बड़ा कदम उठा लिया है और वफाकी काबीना ने मुल्क का पहला ग्रीन जो बिल्डिंग कोड है उसको मंजूर कर लिया है। ये इकदाम वज़ीर आज़म के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई बचत के विजन को अमली शक्ल देने की जानिब अहम पेशरफ्त है। ये कोड जो है वज़ीर आज़म के पायदार तरक्की के विजन की अक्कासी करता है। अच्छा जी, नए ज़वाबित के तहत 4 या ज़ायद मंजिला नई इमारतों पर ग्रीन बिल्डिंग कोड का इतलाक़ होगा। इस्लामाबाद में बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए भी नए तामीराती ज़वाबित नाफिज किए जा चुके हैं। अब इमारतों में तवानाई की बचत, शमसी तवानाई और पर मबनी डिज़ाइन और ग्रीन छतें जो हैं वो लाजमी होंगी। अच्छा, ये जिस तरह से इन्होंने वफाकी काबीना ने पाकिस्तान का पहला ग्रीन बिल्डिंग कोड जो है ये अब इंट्रोड्यूस किया है, इसका इनिशिएटिव लिया है, अब इस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी, इससे बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ेगा कि जो इन्वायरमेंटल चेंज है वो आएगा। छतें हरी होंगी तो डेफिनेटली आपको नीचे भी जो है वो बहुत, आप घर में बैठे होंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको बेहतर इन्वायरमेंट का एहसास होगा। अच्छा जी, वफाकी वज़ीर ने इसे अक़वामे मुत्तहदा के तरक्याती अहदाफ़ की जानिब पाकिस्तान का एक मुस्बत और अमली कदम करार दिया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अभी बता देते हैं आपको बलूचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा, इस्लामाबाद का मौसम कैसा रहेगा, उसके बाद फिर हम आपको कराची का मौसम बताते हैं। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज शाम या रात में सक्खर, घोटकी, खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है और महकमा मौसमियात ने स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने से मुतालिक भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि आपने सुना होगा कि जो लेजेंड्स लीग है, लेजेंड लीग से जी भारत ने अब फ़रार इख्तियार कर लिया है और जिस तरीके से अब खबरें सामने आ रही थी कि इसके बाद क्या एशिया कप पर असर पड़ेगा और लेट्स सी क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये इस तरह से एक बड़ी खबर है अपने आप में कि इससे पहले भी जब वो वहाँ पर आए थे तो एक और मैच खेलने से उन्होंने इनकार कर दिया था, जिसमें शायद आफरीदी ने भी जो है वो अपना बयान कोड किया था। राइट नाउ अब भारत ने जो है वो कॉल्ड ऑफ कर दिया है और वो कहते हैं जी हम ये मैच नहीं खेलेंगे और इसके अंदर युवराज सिंह हैं, फिर इसके अंदर उनके जो बड़े लेजेंड्स हैं वो मौजूद हैं। शिखर धवन पहले इस बारे में बात कर चुके हैं। राइट नाउ अब भारत ने बैक ऑफ कर दिया है और हमेशा से उनकी आदत है कि बैक ऑफ कर जाते हैं और जब से ये इंडिया पाकिस्तान वॉर जोन का जो सिलसिला हुआ है उसके बाद से तो बहुत सारी बहस जो है वो अब इंडिया में चल रही है और इंडिया में अब यही बातें की जा रही हैं, इसी तरह की बातें चल रही हैं कि अब हम एशिया कप खेलें या ना खेलें, क्योंकि BCCI की जानिब से जो है वो एशिया कप का कह दिया गया। BCCI ने कहा जी ठीक है, वी आर गोइंग टू प्ले इट, और फिर उसके बाद इंडिया में हो गया एक वबाल। राइट नाउ इसका एशिया कप पर कितना असर पड़ेगा ये जो है अब देखना होगा। अब इसमें यही हुआ है कि अब पाकिस्तान जो है वो फाइनल में चला गया है और भारत ने जो है इनकार कर दिया ये मैच खेलने से, और अब जो सियासी कशीदगी है उसके बायस भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इवेंट के राउंड मैच में भी खेलने से इनकार किया है। तो अब ये खबर कुछ इस तरीके से है। अब देखते ये हैं कि होगा क्या, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका बहुत सारा पैसा जो है वो लगा हुआ है। अब लोग यही कह रहे हैं कि जी क्योंकि चैम्पियंस जो ये लेजेंड्स का मैच है WCL का, तो ये मैच में तो कम पैसे लगे हुए हैं, लेकिन एशिया कप जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रॉडकास्टर्स के पैसे लगे हुए हैं। तो व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब शेयर करते हैं आपके साथ में
वेदर न्यूज़ के आज दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा, 10 बजे मौसम कैसा रहेगा, 11 बजे जो मौसम है वो कैसा रहेगा और 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। तो हियर वी गो नाउ और आपको मौसम का हाल बताते हैं कि आज ओवरऑल मौसम जो है वो कैसा रहेगा। तो 10 बजे मौसम कैसा रहेगा जी, आपके साथ में हम शेयर करते हैं। अच्छा जी, 10 बजे जो है वो 30 सेंटीग्रेड रहेगा, 11 बजे जो है वो 31 सेंटीग्रेड रहेगा, 12 बजे जो है वो 32 सेंटीग्रेड रहेगा और 1 बजे जो है वो 33 सेंटीग्रेड मौसम जो है वो रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं और अब आपके साथ में शेयर करते हैं हम करेंसी रेट्स। और करेंसी रेट्स जो हैं वो बताने बड़े ज़रूरी होते हैं क्योंकि आप लोग हमें ज़रूर मैसेज करके पूछते हैं कि भाई आपने जो है वो करेंसी रेट्स शेयर नहीं किए। तो करेंसी रेट्स क्या हैं जी, करेंसी रेट्स हियर वी गो ना। और अभी आपको बताते हैं कि जो डॉलर्स हैं वो उनके स्टैटिक प्राइजेस क्या हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है 189 पर है, फिर उसके अलावा जो है कैनेडियन डॉलर 110 पर है, फिर यूरो जो है 329 पर है, फिर कोईती दिनार जो है वो 931 पर है। और फिर उसके बाद व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव यूके पाउंड 381, वी हैव सऊदी रियाल 76, वी हैव स्विस फ्रैंक 355 एंड वी हैव यूएस डॉलर 285। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में आज की जो इंपॉर्टेंट हेयरिंग्स है वो शेयर कर लेते हैं कि जो आज इंपॉर्टेंट हेयरिंग्स हैं वो क्या हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की होगी समात। अच्छा, आईनी और रेगुलर बेंच के रूबरू जो है मुख्तलिफ केसेस की समात होने जा रही है। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात, दरख्वास्त ज़मानत पर समात होगी। सिंध टैक्स और सेल टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समात होगी। दरखास्तों पर समात जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। मंशियात मुकदमात में मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत पर समात होगी। दरख्वास्त पर समात जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि आलमी मार्केट में जो गोल्ड के प्राइजेज़ हैं वो क्या हैं। तो सोने के भाव फिर बढ़ गए हैं। आलमी मार्केट में सोना $3 इजाफे से $3,323 फ़ी औंस पर पहुंच गया है, जिसके बाद मुकामी सर्राफा बाज़ार में भी 1 तोला सोना 300 रुपये इजाफे से 3,55,000 का हो गया। 10 ग्राम सोना 257 रुपये इजाफे से 3,04,355 का हो गया, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 3,963 रुपये पर बरकरार है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपके साथ में जो है वो हम ओवरऑल मौसम का हाल जो है वो शेयर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो है आपको बता देते हैं दालों के प्राइजेस। जनाब, माश की दाल जो है वो 405 पर है, जिसके रिटेल प्राइस जो है वो 425 है। मूंग की दाल जो है वो 310 पे है। इसके अलावा मसूर की दाल जो है वो 250 पर है। फिर उसके बाद दाल चना जो है उसके होलसेल प्राइस 340 पर है और फिर काबली चना जो है उसके होलसेल प्राइस जो है वो 310 पर है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि शहर कायद में मौसम जो है वो कैसा है। तो शहर कायद का मौसम है औसम। शहर कायद में बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार, आइंदा 24 घंटों के दौरान मतलब अबर आलूद और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर कायद में आज रात बूंदाबांदी का इम्कान है। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 से 30 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर में जनूब मगरिब सिम से 13 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये तो थी जनाब सिटी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपके साथ में डिस्कस करेंगे स्टोरीज़ और हमारे साथ होंगे हमारे करस्पॉन्डेंट। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। तो जनाब, न्यूज़ सेशन के लिए इस वक्त हमारे साथ जो है वो खुर्शीद भाई मौजूद हैं, हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अच्छा जी, जब मैंने खुर्शीद भाई से बात करी थी ना मैं ब्रेक के लिंक में, तो खुर्शीद भाई ने मुझे कहा कि आपको पता है कि मार का हक के बाद जो है हम ज़बरदस्त सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और कई दफ़ा इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि भाई जिस तरीके से गवर्नर सिंध ने गवर्नर सिंध ने कहा और उसके बाद फिर चीज़ों को फाइनलाइज़ किया गया। तो फाइनली अब चीज़ें फाइनल हो गई हैं। उसके बारे में खुर्शीद भाई बताइए कि क्या क्या चीज़ें फाइनल हो गई हैं और 1 अगस्त से व्हाट वी आर गोइंग टू डू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगस्त का महीना तो हमारे लिए खुशियों का बाइस होता है, मुसरत का बाइस होता है। और अगस्त का महीना हमें याद दिलाता है कि किस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने और आबा व अजदाद ने जो उस मुल्क को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। और बानी पाकिस्तान कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में ये मुल्क जो है वो मार्ज़ वजूद में आया और इसी मुल्क के लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी थी कि आज ये मुल्क जो है वो रोशन है और इसका मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह रोशन है। तो जश्न आज़ादी हम हर साल ही वालियाना अंदाज में मनाते हैं और इसकी तकरीबात भी मुल्क भर में होती हैं, सरकारी सतह पर भी होती हैं और प्राइवेटली निजी जो इदारे हैं वो भी करते हैं। लेकिन इस मरतबा ख़ास बात यह है कि हम अपनी फ़तह का जश्न जो है वो दोबारा मनाएंगे। दो जश्न हम मनाएंगे। एक तो हम पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मनाएंगे, उसके अलावा जो हमें फ़तह हुई है भारत पर, जो हम बनियान मरसूस हम ठहरे हैं, उसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर
सरकारी सतह पर और निजी सतह पर जो है वो तकरीबात मुनक्किद होंगी जी। और इस दफ़ा ख़ास एहतमाम किया है सिंध हुकूमत ने जी। और इसके अलावा कमिश्नर कराची ने और गवर्नर हाउस में। गवर्नर हाउस में भी जो है वो तमाम शेड्यूल फाइनल हो गया है जी। और 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक जो है वो मुख्तलिफ तकरीबात होंगी, जिसमें तकरीरी मुकाबले हैं, टैबलोज़ हैं और मिली नगमों के प्रोग्राम हैं। उसके अलावा वालदेन को बुला के सेलिब्रेट किया जाएगा, उसमें शोहदा की फैमिली को बुलाया जाएगा और फिर जो है वो ग्रैंड एक म्यूज़िकल कंसर्ट होगा, ये गवर्नर हाउस में होगा। उसके अलावा सिंध हुकूमत ने भी ये तय किया है कि शारा फैसल से लेके जो है वो निशान पाकिस्तान तक जो है वो एक फ़्लोट बनाया जाएगा और फ्लोट जो है वो रैली की सूरत में आगे बढ़ेगा। फिर इसके अलावा एक ख़ास बात यह है कि ख़वातीन की मोटरसाइकिल रैली जो है इस मरतबा इन्होंने एहतमाम किया कि ख़वातीन की मोटर बाइक रैली जो है वो निकाली जाएगी और जश्न आज़ादी बड़े शान तरीके से जो है वो इस मुल्क में इस मरतबा बनाने की तैयारियां जो है वो भरपूर कर ली गई हैं। फिर जो है वो कमिश्नर कराची का भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था और उस इजलास में ये तय किया गया कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो प्लान्स आए हैं उन प्लान को किस तरह से हमने एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से उनको हमने उस पर अमल दरामद करना है। देखिए, इंडिया को हमने हमेशा ही जो है वो टफ टाइम दिया और इस मरतबा तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस दफ़ा तो जो है वो हमारी तरफ से जितना टफ टाइम दिया जा रहा है, मेरे ख्याल में इंडिया विल नेवर एवर फॉरगेट, क्योंकि एक के बाद एक जो है इंडिया के लिए झटका लग रहा है और पाकिस्तान के लिए एक और खुशी की खबर, बड़ी खबर, और इंडिया के लिए एक और झटका। अच्छा, इंडिया को क्या झटके लग रहे हैं वो ज़रूर मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमारे लिए एक अच्छी खबर ये है कि जी एक ट्रेड का जो मुआहिदा ना वो हुआ है। ट्रंप ने जो है वो ट्वीट की, जिसके पहले हिस्से में उन्होंने किसी और मुल्क की बात की और उस ट्वीट के दूसरे हिस्से में जो है उन्होंने फिर बात की पाकिस्तान के साथ ट्रेड की। ट्रंप ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो है तिजारती मुआहिदा तय पाने का ऐलान कर दिया है। जैसे उनकी ट्वीट सामने आई, इंडिया में तो एक क्योस क्रिएट हो गया, इंडिया में तो इस तरह का हलचल मची हुई थी कि ये क्या हुआ। अच्छा जी, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है तिजारती मुआहिदा मुकम्मल हो चुका है और सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी है और अब दोनों ममालिक तवानाई के शोबे खुसूसन तेल की तनसीबात की तरक्की के लिए बाहमी इश्तराक के साथ काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया में तो देखिए, इंडिया में तो उससे पहले अभी जो लोकसभा है उनकी वहाँ पे जो कुछ हुआ है ना वो अनबिलीवेबल, वो जो हुआ है वो तो ट्रेंड कर रहा है। इंडिया में तो वैसे ही एक भौचाल है और वो पस्ती की तरफ जा रहे हैं। उनकी अपनी जो बीजेपी है, लोकसभा है, वो इस वक्त जो है वो सख्त कड़ी तनकीद का निशाना बना रही है मोदी सरकार को, क्योंकि मोदी सरकार हमेशा की तरह मुसलमानों पर जो है वो खूनी जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। अखंड भारत का उनका मंसूबा है, तो कभी भी कामयाब नहीं होगा। आप देखें, पहलगाम का जो फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन है वो भी अब बेनकाब हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया, बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो मोदी को इस वक्त कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि 25% जो है उनको देना पड़ेगा, टैरिफ देना पड़ेगा। और फिर दुनिया भर के जितने ममालिक उनको सपोर्ट कर रहे थे बशमूल इसराइल के, अब उनको भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान से किसी सूरत में भी आपने जो है वो आँख नहीं दिखानी है, वरना ये ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से भी देंगे। बल्कि पत्थर से क्या, आप तो हम बड़े भरपूर तरीके से देंगे जवाब। और इंशाल्लाह ताला देखें, इस पूरे जो फ्लैग ऑपरेशन, जो फॉल्स ऑपरेशन हुआ है, चाहे वो पहलगाम वाक़या हो, ऑपरेशन संदूर हो, ऑपरेशन मादेव हो, तमाम चीज़ों का इस वक्त उसका चेहरा ऐसा बेनकाब हुआ है कि मोदी 100 मरतबा बल्कि 1000 गुना मरतबा सोचेगा पाकिस्तान की तरफ मैली आँख उठाने की। इसका सारा सेहरा मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल आर्मी चीफ हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम को जाता है कि जिनकी क़यादत में फ़ौज पाकिस्तान, हमारी जो सरहदें हैं, वो इस वक्त बड़ी जाफिशानी से, बड़ी जुर्रतमंदाना उनकी क़यादत है, उसमें मुकाबला कर रही हैं। और यही वो मौका है जिसकी वजह से हम जो जश्न आज़ादी एक भरपूर अंदाज से मनाएंगे, ताकि दुश्मन को और दीगर तमाम ममालिक को जो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख देखते हैं, हम उनको ये बावर कराना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं और एक महाज पर हैं। हम पाकिस्तान से दोबारा आप जो है वो पंगा नहीं लेना। हाँ बिल्कुल। चले जी, अगली खबर पे जाते हैं और अगली खबर जो है वो कुछ इस तरीके से है कि गज़ा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ काबिल सताइश है। आसमा भुट्टो का ऐसा कहना है। खातून अव्वल आसमा भुट्टो ज़रदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने बिलावल हाउस में जो है वो मुलाकात की है। इस मौके पर आसमा भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का जो मौक़िफ़ है काबिल सताइश है। मुलाकात में तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और नौजवानों की तरक्की के शोबों पर बातचीत हुई। जी देखिए, गज़ा की जो सूरत हाल है उसमें
इस वक्त भी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और सहाफ़ी इस वक्त जो है वो भूख और अफलास का शिकार हैं। और दुनिया भर के जो ममालिक हैं वो इस वक्त बात पर कंडेम कर रहे हैं, फ्रांस, दीगर जो ममालिक हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से मुस्लिम जो ममालिक हैं, उर्दन है और शाम है और दीगर जो ममालिक हैं और मिस्र है, वो इसको कंडेम नहीं करें। अगर देखें कलेक्टिवली अगर वो एक पेज पर आ जाएं तो मैं समझता हूँ कम से कम इसराइल को ये बात बावर हो जाएगी कि मुसलमानों की जो क़ुव्वत है वो एक पेज पर मुत्तहद है, और वो है कि गज़ा पर जंगबंदी होनी चाहिए। और देखें इस जंगबंदी के माहदे को इसराइल ख़ुद बार बार जो है वो सबूताज़ करता है और फिर वो दोबारा जंगबंदी को तोड़कर, माहदे को तोड़कर दोबारा उन पर बमबारी शुरू कर देता है। आसफा भुट्टो ज़रदारी हों, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों या फिर जुल्फ़िकार जूनियर अली भुट्टो हों, उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने एक सवाल किया था उसमें ही गज़ा की सूरत हाल पर, तो उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी गज़ा की सूरत हाल पर जो है वो तशवीश का इज़हार करते हैं और कहते थे कि फ़लस्तीन एक मुल्क चाहते हैं, फ़लस्तीन को अमन की रियासत होना चाहिए, वो हमारा किबला अव्वल है और उसकी तहफ़्फ़ुज़ हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी बनती है। तो इस वक्त ये मौका है, इस वक्त ये बहुत बेहतरीन मौका है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं और OIC जो है उनको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और इस बात पर ज़ोर देना चाहिए जितने भी लोग हैं कि गज़ा में जो बच्चे आप जो है माजूर कर रहे हैं, गज़ा में सहाफ़ी इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद है जो कवरेज के लिए गए हुए थे और कई सहाफ़ी शहीद भी हुए हैं इसमें। देखें ये बड़ी कुर्बानी है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अगर मुसलमान तो एक जज्दे वाहिद की तरह होता है ना, जिस्म में उसके किसी भी हिस्से में तकलीफ़ पहुँचती है तो पूरा जिस्म उसका लरसता है। तो उम्मत मुस्लिमा भी एक जज्दे वाहिद की तरह है कि एक तरफ उम्मत मुस्लिमा अगर परेशान है तो मैं समझता हूँ कलेक्टिवली मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और भरपूर तवाना आवाज़ बनकर जो है वो इसराइल को ही बताना चाहिए। देखें ईरान पर हमले से पहले तो अमेरिका भी ये बात कह रहा था कि मैं भी हमला करूंगा। देखें ईरान ने एक साबित कदमी दिखाई और यूनिटी और इत्तेहाद से मुकाबला किया इसराइल का, तो फिर वही अमेरिका है जो सालिसी कराने के लिए बीच में पड़ा कि मैं जंगबंदी का ऐलान कराता हूँ। तो पाकिस्तान को भी नहीं डरना चाहिए और दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं अगर इस बात से वो डर रहे हैं कि उन पर अटैक्स होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो एक यूनिटी का मुजाहरा करें, तो इसराइल की ज़रूरत नहीं होगी कि दोबारा वो गज़ा पर अटैक कर सके। तो मैं समझता हूँ कि इसराइल को अब जंगबंदी करनी चाहिए क्योंकि वहाँ बड़ी तादाद में सामान जो है वो नहीं पहुँच रहा, खुराक की किल्लत है, दवाओं की किल्लत है, फर्स्ट एड की किल्लत है, जिसकी वजह से वहाँ बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी जो है उससे मुतासिर हैं। तो फिलफौर जो है वो फौरी तौर पर गज़ा में जंगबंदी होनी चाहिए इसराइल की जानिब से और यहाँ पर अमन का जो बोलबाला है वो कायम होना चाहिए। हम तो इस बात के ख्वाह हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं और दूसरी स्टोरी जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। ये है जी सिंध में की कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर, इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने कम अज़ कम माना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी है जी। खुशी देखें ये तो बड़ा अच्छा खुशाइन फैसला है और जब सिंध हुकूमत वाहिद वो हुकूमत है जिसने गुज़िश्ता साल और उससे फिर 2 साल कबल भी मज़दूर की जो तनख्वाह है वो 37,000 बढ़ाने की अपील की थी और पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जिसने तनख्वाह बढ़ाई है। और इस वक्त जो महंगाई की इन्फ्लेशन की जो सूरत हाल है उसमें 40,000 41,000 तनख्वाह जो है वो किसी हद तक मुनासिब तनख्वाह गर्दानी जाती है क्योंकि तनख्वाह कम है फिर भी महंगाई के हवाले से, लेकिन फिर भी अगर ये इनिशिएटिव लिया है तो मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है। और मज़दूरों को देखिए मज़दूर ही वो पहिया है जिससे सरमायादार की फैक्ट्री, सरमायादार की इंडस्ट्री परवान चढ़ती है, उसमें तवानाई भरती है। अगर मज़दूर को आप जो है खुशहाल नहीं करेंगे, मज़दूर को उसके खून पसीने की कमाई नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ ये फैक्ट्रियाँ, ये इंडस्ट्रीज़, ये बड़े बड़े प्लांट्स जो है वो चलेंगे नहीं। मज़दूर को आप खुशहाल रखेंगे, मज़दूर की ख्वाहिशात को थोड़ा बहुत पूरा करते रहेंगे तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो भरपूर और तवाना होती जाएगी। देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी मज़दूरों की आवाज़ को बुलंद किया, बेनज़ीर भुट्टो ने भी मज़दूरों की आवाज़ को बुलंद किया और उसी मज़दूर की तहरीक को कि रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्ज़ वजूद में आई, सोशलिस्ट इनकलाब आया और आज भी वो पार्टी बरसर इक़्तिदार है क्योंकि वो सिंध में बरसर इक़्तिदार है और वफाक में वो अपोजिशन में है। लेकिन मज़दूर की तवाना आवाज़ को बुलंद रहना चाहिए क्योंकि उससे ही आपकी इंडस्ट्रीज़, उससे ही आपकी फैक्ट्रियाँ रोशन है, तवाना है, मजबूत है। सही। चलें जी ये जो टॉप स्टोरीज़ हैं इनकी डिस्कशन का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। तो जनाब न्यूज़ सेशन जो है उसमें हमारे साथ इस वक्त खुर्शीद भाई हैं और टॉप स्टोरीज़ हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, एक और टॉप स्टोरी जो है मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये है जी SIUT के डॉक्टर जो हैं उनका एक मिसाली इकदाम सामने आया है कि इंतकाल करने वाले जो उनके जो बेटे थे उनके गुर्दे जो थे वो अतिया कर दिए। अच्छा जी, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SIUT में गुर्दों के माहिर डॉक्टर ने इंसानी खिदमत का मिसाली इकदाम करते हुए अपने बेटे के इंतकाल के बाद उनके जो गुर्दे थे वो अतिया कर दिए, जिसके सबब SIUT में 2 मरीजों को नई जिंदगी मिल गई। कैसे देख रहे हैं इस इनिशिएटिव को आप? देखें, ये तो जिस्म के आज़ा को हत्या करना, तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। मैं आपको मिसाल दूँ, मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी साहब मरहूम, अल्लाह गरी की रहमत करें, उन्होंने भी अपनी आँखें अतिया की थी और वो एक नाबीना शख्स को लग गई थी। और ये जो आज़ा का जो अतिया करना है, ये ऐसा है कि किसी इंसान को आपने नई ज़िंदगी अता कर दी है। और पाकिस्तान में ये बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो अपनी मौत से कबल ज़िंदगी में ही MIU साइन करके SIUT को देते हैं कि मेरी जान मेरे इंतकाल के बाद मेरे जो आज़ा हैं उसमें आँख भी है और किडनी है, लिवर है। बहुत सारे लोग तो लिवर भी ट्रांसप्लांट अतिया कर देते हैं। अच्छा देखें, ज़िंदगी में भी आप अपनी ज़िंदगी में भी किसी की ज़िंदगी बचाना चाहें तो एक किडनी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, एक किडनी पर भी आप ज़िंदा रह सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें 2 गुर्दे अता किए हैं और 2 गुर्दे भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे ख़ुद भी मुशाहिदा किया है लोगों से, एक गुर्दे पर भी लोग जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ, यस बिल्कुल और सर्वाइवल है। कि जहाँ तक बात लीवर ट्रांसप्लांट की है, तो लीवर ट्रांसप्लांट में भी कुछ हिस्सा एक लीवर का जो है आपका कट होता है और वो आप किसी को डोनेट कर देते हैं। और ये मिसाल, उम्दा मिसाल है कि एक वालदा ने, एक माँ ने अपने बेटे के इंतकाल करने के बाद जो है उसकी गुर्दे जो है वो अतिया कर दिए। मैं समझता हूँ माँ की ये सोच है कि उसका बेटा हमेशा ज़िंदा रहे, उसका बेटा हमेशा ज़िंदा रहेगा और वो हमेशा ज़िंदा ही रहेगा। क्योंकि हमेशा से मुराद जब तक वो जिसको अतिया किए हैं, जब तक उसके चेहरे पर रौनक रहेगी, उसकी ज़िंदगी में बहारें रहेंगी, तो उनकी माँ जो है वो एक खुशी से जो है वो फूले वो है ना कि आप दूसरों को ज़िंदगी दे गए। जी बिल्कुल ऐसी जाते जाते आप अपने लिए तो हर कोई जिंदा रहता है ना। आप दूसरों के लिए जिंदा रहना सीखें, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ बांटना सीखें। तो मैं समझता हूँ आपकी अपनी ज़िंदगी में खुशियों की बहारें आएंगी और इसी तरह आप रौनक और मुस्कुराते रहेंगे। अच्छा जी, ये माँ का एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो तमाम माओं को जो है वो इस पर गौर करना चाहिए। सही। अच्छा जी, अगली खबर आपके साथ में शेयर करते हैं एंड इट्स अबाउट IMF की पाकिस्तान इक़्तिसादी शरह नमो हुकूमती तखमीनों से कम रहने की पेशगोई। IMF ने आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल पर जो ताज़ा रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। जी खुशी। देखिए, IMF से हमारा माहिदा बड़ा पुराना चलता हुआ आ रहा है और IMF की चुंगल से जब ही जान छूट सकती है जब हम अपने अखराजात जो है वो हुकूमती सतह पे भी कम करें और मुल्की सतह पे भी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिवली जो हमारे अखराजात होते हैं उसको ग्रेजुअली हम कम करना शुरू कर देंगे, तो फिर हमारा जो कर्जा है जिसके एक ऐसे जाल में, ऐसे नेटवर्क में हम फंस चुके हैं जिससे निकलना नामुमकिन है। ऐसा ये जितने भी हमारे मुल्क की मईशत के माहिरीन हैं वो इस बात पर बज़िद भी थे, उन्होंने एहतजाज भी किया और एहतजाज उन्होंने हर सतह पर रिकॉर्ड करवाया। देखिए, IMF ने हमें बुरी तरह से जकड़ रखा है ना कर्ज़ों की सूरत में। तो कर्ज़ों की सूरत में जब जकड़ा हुआ है तो जब कोई बिजली का बिल बढ़ाना होता है तो IMF की शर्त लगा देते हैं, जब गैस का टैरिफ बढ़ाना होता है IMF की शर्त लगा देते हैं। मेरा यहाँ पे एक सवालिया निशान है कि गवर्नमेंट को जब पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह बढ़ानी थी तो क्या IMF से पूछा? क्या गवर्नमेंट को जब सेनेटर्स के अलाउंसेस बढ़ाने थे कि IMF की शर्त आपके सामने आगे आड़े आई? नहीं आगे आ रही। जब आप अपने अखराजात अपने अल्ले तल्ले कम नहीं करेंगे तो IMF की जंगल के अंदर जो है आप मुस्तकिल जो है वो धंसते चले जाएंगे। आपने पार्लियामेंटेरियन की, सेनेटर्स की, MNS की, उनके अलाउंसेस की तादाद में आपने जो है वो 100% 200% इजाफा कर दिया है। ज़िंदगी में अगर आपको कामयाब होना है ना माशी तौर पर, तो आप एक मरतबा सेनेटर बन जाएँ, एक मरतबा आप MNA बन जाएँ, तो आपको जो है वो फ्री अलाउंसेस मिल जाएंगे, PI के टिकट्स फ्री होंगे, आपको दीगर सारे मराद मिल जाएंगे। तो भाई आप अपने अखराजात क्यों कम नहीं करते? देखें, जो भी साहिब सतात लोग हैं, साहिब सरवत लोग हैं, अगर वो मुल्क की खातिर 1 साल तनख्वाह लेना छोड़ दें, 1 साल की, मैं ज़रा नहीं कह रहा आपसे। चलें, बिल्कुल ये जो मकसद है खुर्शीद भाई की बात का वो यही है कि भाई जो साहिब इस्तात लोग हैं अगर वो अपनी तनख्वाह लेना छोड़ दें तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। इसके ऊपर मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे फॉर सम अदर डे। बट बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, आप हमारे शो पर आए और शो में यह वक्त तो हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं ऐसे लोगों की जिनमें होती है खून की कमी। अच्छा, ये जो खून की कमी होती है ना, कई वजूहात की वजह से हो सकती है कि आप या तो जनरली खा पी नहीं रहे हैं, या बहुत सारे लोगों की जो फैमिली हिस्ट्री होती है उसमें ही ये चीज़ चलती हुई आ रही होती है कि उनके पूरी फैमिली में जो है लोगों को खून की कमी होती है। एनीमिक होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको कोई डिजीज़ हो जिसकी वजह से आपका खून नहीं बनता हो सकता है आप खाना पीना अपना ठीक नहीं रखते हो, या फिर खून की कमी आपको इस वजह से भी हो सकती है कि आप जो डाइट ले रहे हैं या आप जिस तरह का लाइफस्टाइल कैरी करते हैं वो आपके लिए जो है मुनासिब नहीं है। तो खून की कमी की वजूहात क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? यूजुअली तो हमें डॉक्टर कह देते हैं जी ठीक है, वो हमारी आंखें चेक करते हो, कहते हैं जी ठीक है ओके, आपकी आईलिड के नीचे जो है वो पेल येलो हो रहा है, आपको खून की कमी है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो चेकअप के बावजूद भी ये डायग्नोज नहीं कर पा रहे होते कि आखिरकार उनका खून बनता क्यों नहीं है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शाह भाई मौजूद है और मेराहिल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मेराहिल ये बताइए कि क्या वजूहात होती हैं बहुत सारे लोगों में कि वो इस तरीके से अपना ब्लड जो है बना नहीं पाते, या वो खा नहीं पाते, या मतलब उनके साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं और इसी से रिलेटेड फिर आपकी स्किन के ऊपर इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है? सिर्फ स्किन के ऊपर नहीं, हाँ। बालों के ऊपर भी आता है, हाँ। पूरी बॉडी के ऊपर, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर आता है। अभी आज कुछ तो आपने बता दिया हाँ। कि जेनेटिकली होता है, हाँ। ठीक है, खाना कम खा रहे हैं, आपका आयरन लेवल डाउन होता हाँ। जा रहा है, एनीमिक है, लेकिन सही। खुदा न खासा कोई बीमारी है, हाँ। कुछ ऐसी डिजीजेस होती है जो हाँ। आपका खून कम होना शुरू हो जाता सही। है। सेकेंड ये कि कोई इंजरी है, हाँ। या डाइट आप कॉन्शियस है, और सबसे बढ़ के हम खाना भी अच्छा खा रहे हैं, या जो माइनर थैलेसीमिया जो पेशेंट्स होते हैं हाँ। तो उनका भी इशू होता उनका भी है। issue अच्छा, होता लेकिन होता क्या है कि जी हम तो खाना भी बहुत अच्छा खा रहे हैं, हाँ। लेकिन खून नहीं बन रहा, खून कम क्यों हो रहा हाँ। है? हाँ। तो उसकी वजह है कि आप आयरन या जो भी चीज़ ले रहे हो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। सही। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, खासकर स्पेशली वाइटामिन। हाँ। हम हथेलियाँ मुठ्ठियाँ भर भर के अगर वाइटामिन खा रहे हैं, बट अगर वो हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, वो एक तरह से जंक है। हाँ। कोई भी विटामिन, कोई भी चीज़ खाना उस वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद है जब वो आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है, खून के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो देन वो काम करती है। चाहे वो आपके विटामिन हो, सप्लीमेंट्स हो, आपका फूड हो, आपकी ड्रग्स हो, वट एवर, ठीक है। अच्छा, खून ना बनना, ये तो सारी कुछ बेसिक वजूहात हैं। अच्छा, सिर्फ हम एनीमिक को कहते हैं जी खून की कमी है, आयरन जो है वो खा लेंगे, लेकिन खून की कमी के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोग बेताशा आयरन खाते हैं, आयरन की ड्रिप्स लग रही होती हैं, लेकिन फिर भी उनका लेवल नहीं बढ़ा होता। तो सिर्फ जो है आपका खून की कमी, एनीमिक होना, जो इसके साथ आपका आयरन लेवल, फोलेट लेवल और हेमोग्लोबिन, आरबीसी, हेमोग्लोबिन, फोलेट, आयरन, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कोई एक चीज़ नहीं है, ये सब मिल के एक चीज़ बनती है, तो जाके आपका लेवल बढ़ता है। लेवल बढ़ता है। जी शाह भाई, खून की कमी होना, एक तो इसकी अलामात क्या हैं, और दूसरा ये क्यों लोगों में खून की कमी होती है? मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि आपको बहुत हेल्दी, बहुत फैटी नज़र आते हैं, लेकिन जब वो अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो वो इतने, जो उनका बॉडी मास होता है, इतने वेट के साथ भी उनमें खून नहीं होता। ये इसकी क्या वजह है? देखिए, एक चीज़ तो हमारी बहन ने भी क्लियर कर हाँ। दी कि कम खुराकी। सही। एक ही होती है, कुछ चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं कर रही होती हैं बॉडी को, उसकी वजह से भी होती है, एक इनहेरिटेड होती है। दूसरी चीज़ ये है कि बेतहाशा जो है बाज़ लोगों को हैवी ब्लीडिंग होती है। एक ये अच्छा। रीज़न भी होता है, हाँ। फेब्राइट होते हैं, हाँ। सिस्ट होती है, सिस्ट होती है, एक ये सही। वजह होती है, एक पाइल्स के पेशेंट्स होते हैं, Yes। उसकी वजह से भी होती सही। है, हाँ। फैटी लीवर होने की वजह से भी होती है कि खून बनना बंद हो जाता है, बलगम बनना शुरू हो जाता है। सही। और जब खून की कमी होना शुरू हो जाती है तो जिस्म फूलने लग जाता सही। है बाज़ लोगों का। जी, जी। बाज़ लोगों का ऐसा होता है कि जब खून की कमी होती है तो चेहरे का कलर भी डल होता है, ब्लैक होना शुरू हो जाता सही। है। तो समझ लीजिए कि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गई जिससे खून बनना बंद हो चुका है। सही। तो इसलिए आप अपना टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें कि जो रीज़न्स होती हैं वो सामने आ जाती हैं। सही। अगर फैटी लीवर की वजह से आपका खून बनना बंद हो गया है तो आपने लेना है मकोदाना। मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, तुख्मे कासनी 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, इन्हें सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। फिर इसे उतार के नीम गर्म 1 कप रोज़ाना पिएं किसी भी वक्त। अच्छा। ये फैटी लीवर के लिए बहुत बेहतरीन है। जिगर के गिर चर्बी आ गई हो, या वर्म जिगर हो, या आपका जिगर जो है वो खून बनाने की सलाहियत नहीं रख रहा हो, तो इससे बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं, उमेराइल मेरे साथ हैं। उमेराइल, अब जिन लोगों में खून की कमी होती है, यूजुअली ऐसे लोगों की स्किन के ऊपर रिंकल्स होते हैं,
फिर आप देखती हैं कि टू टोन हो जाती है, तो जो झाइयाँ होती हैं ना वो डार्कर होती जाती हैं। तो क्या ये जो झाइयाँ होती हैं ये खून की कमी की वजह से ही मखसूस होती हैं, इसी से मशरूत हैं, या ये झाइयाँ किसी और वजह से भी होती हैं? लेकिन जो झाइयाँ खून की कमी की वजह से होती हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वो रिमूव हो जाती हैं अगर आप अपना जो ब्लड है, अगर आप अपना जो एनीमिक लेवल है उसको बेहतर कर लें। तो ये ठीक है? बिल्कुल 100% ऐसा ही है। देखो होता क्या है कि पिगमेंटेशन या मिलाज़मा की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती है। हाँ। और उसके सिम्टम्स कंडीशंस होती है, सिम्टम्स नहीं कि कंडीशंस होती है। सही। उसमें जो एक मेन है खून की कमी होना या हाँ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होना। सही। अच्छा, तभी कहा जाता है कि खून की कमी है तो उसका आयरन लेवल आप बढ़ा दीजिए। हाँ। और वो चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जो आपका जो नेचुरली हेमोग्लोबिन लेवल, आयरन लेवल बढ़ाएगा। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी हो जाएगी, हाँ। आपकी स्किन खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। सही। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी बच्चियां शिकायत करती हैं कि जी पिगमेंटेशन, छाइयाँ ये सब आ गई हैं। हम कहते हैं कुछ नहीं करो, इंतज़ार करो। और जो तुम्हारी डॉक्टर दवा दे रही है, आपको जो मेडिसिन गाइड कर रही है, जो आपको डाइट गाइड कर रही है, उसको 100% फॉलो करेंगे तो जैसे डिलीवरी होती है और आप उन वाइटामिन को प्रॉपर लेते हैं, आपकी पिगमेंटेशन गायब हो जाती है। लेकिन बाकी जो चीज़ें वो अलग हैं। पिगमेंटेशन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या अगर लो आयरन लेवल की वजह से आई है तो वो हेमोग्लोबिन लेवल पूरा होने के साथ साथ भी पूरी हो जाती हैं। बट यहाँ पे मैं रिपीट इसलिए करूँगी कि लोग बेतहाशा चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं उसके बावजूद फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आपने टाइम को चेक करना ज़रूरी है। अगर आप आयरन ले रहे हैं तो उसके साथ आपको विटामिन सी लेना है ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब हो जाए, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात की है कि विटामिन सी एटलीस्ट खाएं ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा उमेराइल, जो चेहरे के ऊपर, स्किन के ऊपर झाइयाँ होती हैं, खून की कमी की वजह से होती हैं। अब एक पेशेंट है आपके पास आई, वो एनीमिक है लेकिन उसने अपनी स्किन की ट्रीटमेंट करानी है, तो आप उसको कौन सी डाइट सजेस्ट करती हैं कि वो उसकी खून की कमी भी बेहतर हो जाए, चेहरे की झाइयाँ भी जो हैं उसकी साफ़ हो जाए? देखिए सबसे पहले डाइट ही हम मतलब रिकमेंड करते हैं, क्योंकि लगाना, खाना, ये सब चीज़ें मतलब मेडिसिन बाद में आती है। सही। पहली चीज़ आपका लाइफस्टाइल एंड डाइट है। सही। आपको अगर आयरन लेवल कम है, फोलेट कम है, आपका हेमोग्लोबिन या आरबीसी कम आ रहा है, सब चीज़ें डाउन आ रही हैं, तो आपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है। लाइक एप्पल, सेब सबसे अच्छी सोर्स है, इसमें आयरन एंड विटामिन सी बोथ मौजूद है। सही। इसी तरह से अनार में आयरन एंड विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, तीनों चीज़ें मौजूद हैं। अलग अलग लेने के बजाय इन वन थिंग, मतलब आपको एक ही फूड के अंदर तमाम चीज़ें मिल रही हैं। सही। तो आपको सेब खाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आयरन सूट नहीं करता, उनके गट का इशू होता है और उनका पेट खराब हो जाता है। तो उसके लिए उनको फिर वो आयरन लेना चाहिए जो फौरी तौर पे एब्जॉर्ब हो जाए, उनके लिए हैवी ना हो। लाइक रेड मीट हो गया, रेड मीट, किडनी है, लिवर है। आपका जो, आपको पता है ये जो अपना क्या कहते हैं, गाय का जो होता है लिवर, जैसे उर्दू क्या कहते हैं, कलेजी जो होती है ये बहुत ये बहुत इफेक्टिव होती है अपना इसको लेवल रेज करने के लिए। सही। इसको आपने जो है इस्तेमाल करना है। डिफरेंट तरीके से आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी सोर्स है। जिनको आयरन हैवी लगता है उनको फिश, अपना बीफ और ये इस्तेमाल करना चाहिए, चिकन लिवर। सही। यानी कि अगर आप स्किन भी अपनी बेहतर करना चाहते हैं और साथ साथ अपना जो एनीमिक जो कहना चाहिए कि काउंट है वो भी बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको ये कलेजी, सेब और जो रेड मीट आपने कहा ना कि हाँ कलेजी, उसमें ऐसे कि वो फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पे देखिए बताऊँ, आप स्किन की बात कर रही हैं, स्किन को सही करने के लिए आप आयरन ज़रूर लीजिए, लेकिन वो चीज़ें आपका लिवर साथ साथ सही काम करना चाहिए। आपका आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। जैसे आपने सेब खा लिया, बहुत से लोगों को सूट नहीं करता। इसका सबसे आसान चीज़ है इमली आलू बुखारे का शरबत, ठीक है। इसमें विटामिन सी भी है, सिंपल। आप अच्छा इसका और भी आसान कर देती हूँ कि शरबत वो सुनने में मुश्किल और गर्मी का लग रहा है। किशमिश गुड सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है। आपने 12 से 15 दाने किशमिश के लिए, उसको रात को 1 कप पानी में भिगोया, उसमें कुछ आलू बुखारे खुद इटसेल्फ खुद सोर्स ऑफ आयरन है। सही। उसके अंदर आयरन बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। दोनों चीज़ों को पानी में आपने रात को डाल दिया है और सुबह जो ये पानी पी के आपने तमाम दोनों चीज़ें खा के पानी पी लेना है। अच्छा, पानी में भिगोते क्यों है कि इनकी एब्जॉर्बमेंट जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है। वैसे खा के शायद देर से एब्जॉर्ब होगा, लेकिन जो रात को पानी में भीगी हुई चीज़ है और सुबह जब आप इस्तेमाल कर रही हैं, आपकी बॉडी रेडी है चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए तो फौरी तौर पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। पिगमेंटेशन, स्किन कलर, स्किन हेल्थ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इससे एक और भी बेनिफिट होंगे, जो डार्क सर्कल होते हैं ना, जी वो भी खत्म होना अच्छा शुरू हो शाह भाई, जाएंगे। बहुत दफ़ा मैंने ये सुना है कि जिस तरह से भी कलेजी की बात की उमेर राहिल ने, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कलेजी तवे पे रखते हैं और उसको भून के या सेक के, अगर वो बताते हैं कि अगर आप ये खाएं तो इससे भी कुछ जो है ना बेहतर हो जाती है
जाती है, आपकी खून की कमी दूर हो जाती है, ये क्या प्रोसेस होता है, ज़रा इस बारे में बताइए क्या है? उसमें ये ज़्यादा पकाना नहीं होता, एग्जैक्टली थोड़ा सा अच्छा, कच्चा रखना होता है, सही, ताकि वो आपके बॉडी में जाए और आपके खून बनने की सलाहियत पैदा हो। दूसरा ये होता है कि आप तो वो ओजरी कच्ची खाएं। कच्ची नहीं रहेगी अगर वो तवे पे रख के उसको भूनते हैं या पकाते हैं, तो वो खाने में प्रॉब्लम नहीं करेगी ये लोगों थोड़ी की? सी तो करेगी, लेकिन अच्छा। बाद लोग खा लेते हैं, कोई ऐसी बात यहाँ पे नहीं। थोड़ा इंटरप्ट करोगे, एक हाँ, छोटी सी शेयर करो इससे कि बिल्कुल लोग बिल्कुल श्योर। कि कच्ची कलेजी हाँ। जो मुर्गी की होती है, हाँ। उसको आपने लेके अच्छी तरह से वॉश किया, सही, उसके बाद एक कलेजी आपने ब्लेंडर में डाली कच्ची, उसमें 2 हरी मिर्चें डाल दी, अच्छा। उसके अंदर थोड़ा सा टमाटर डाला, सही। उसमें हसबे जायका काला नमक और थोड़ी सी मिर्च डाल के उसको ब्लेंड कर लें। लोगों को बड़े ई ऊ करेंगे, लेकिन ये मैंने खुद बहुत पिया है अच्छा। और इससे इतनी जल्दी आयरन लेवल बढ़ता है जिससे कोई इंतहा नहीं, और बहुत मजे की लगती है। चले जी, ये जबरदस्त एक कलेजी टिप के आ गई है साथ-साथ मुर्गी ना की कलेजी की। ओजरी का भी इस्तेमाल करें, ओजरी, ठीक है ना। ठीक है। बाद लोग उसे छोड़ देते हैं, वो भी खून बनाने के ओजरी। लिए बहुत बेहतरीन है, हाँ। एनीमिक लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ बहुत पे- सारे लोग नहीं पसंद करते नहीं, ना। यहाँ लेकिन पे- अगर उसमें ओजरी- पकाने वाले का हाँ। सारी बात होती है, पकाने वाले नहीं, की यहाँ पे बात, पका, उसमें जायका यहाँ होना पे मैं खुद बहुत शौक से खाती रही हूँ, लेकिन उसमें है हाँ। कि ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा। और इसमें बहुत बड़े फतवे आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसको ना खाना आपके लिए अच्छा। मतलब मैं खुद खाती रही हूँ, मुझे पसंद थी, अब आप इसलिए छोड़ा हाँ। कि इसमें है कि ये कराहियत में आ जाती है और इसको बिल्कुल 100% अवॉइड करना चाहिए, सही। एज अ फूड भी, एज अ मेडिसिन भी। चले जी, मैंने तो कलेजी भी नहीं खाई हुई, मैं तो कोई नहीं, ऐसी मैंने चीज खाई नहीं है। खाती मैंने कि जो है ना बटर अगर वो- खाई कोई है। भी चीज मौजूद नहीं है, चुकंदर हर घर में हाँ, मौजूद yes। है, हाँ। आप चुकंदर को कद्दूकश कर लें और एक कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोजाना लें, 45 दिन तक, आप देखें कितने पॉइंट बढ़ जाए। चले जी, इससे तो जबरदस्त। कमाल आज जो है वो खून बढ़ाने के कितने सारे तरीके जो है वो बता दिए। कलेजी खाएं, रेड मीट खाएं, एप्पल खाएं, चुकंदर खाएं, इसके अलावा मुर्गी की कलेजी जो है वो भी आप खा सकते हैं। तो शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मजीद तरीके भी जानेंगे, रेमेडीज़ भी जो है वो जानेंगे कि भाई क्या क्या है कि आप घर बैठे जो है वो अपना ब्लड काउंट कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप एनीमिक से जो है वो प्रॉपर किस तरह से अपनी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर कैसे कर सकते हैं, खून की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। स्टे वेलकम बैक। तो जनाब, खून की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही है। अच्छा जी, हमने जो स्टॉप किया था ना वो कलेजी के ऊपर ही हम स्टॉप हुए थे। शाह भाई, और कौन सी ऐसी रेमेडीज़ आप समझते हैं बेहतर हैं कि जो लोग अगर डाइट कॉन्शियस होते हैं ना कि भाई हम कलेजी नहीं खाते, मेरी तरह के लोग, कि भाई गोश्त नहीं खाना, कलेजी नहीं खाना, ये चीज़ नहीं खाना, अपनी रूटीन में वो और ऐसी मज़ीद इसके ऑल्टरनेट क्या चीज़ें रख सकते हैं कि वो अगर कुछ नहीं भी खाते तो वो मज़े की उनको लगती हो, वो आसानी से खा लें, और लाइफ स्टाइल किस तरह से वो अपना मेंटेन करें? देखें, जिस तरीके से अभी हमारी बहन ने कहा किशमिश का, हाँ। किशमिश लेनी है आपने वो वाली जो पुलाव में डलती है, अफगानी पुलाव में। अच्छा। हाँ, रेड कलर की होती है वो। एक होती है ना हरी हरी होती है, हाँ। एक काली किशमिश होती सही, है, सही। वो नहीं, जो रेड कलर की होती है ना, लाल किशमिश, जी जी। वो आप लें, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके 10 दाने एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुँह वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। एक ये तरीका कार है। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा फैटी लीवर के लिए एक ये रीज़न, एक होता है यरकान के असरात आ रहे होते हैं, उसकी वजह से भी खून बनना कम हो जाता है, आंखें पीली होना शुरू हो जाती पीली होना हैं, शुरू। चेहरा पीला पीला लगता है। सही। तो ऐसी सूरत में आपने 4 दाने आलू बुखारा सही। और 1 चाय वाली चम्मच तुख्मे कासनी एक गिलास पानी में डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के वो पानी पिएं और अच्छा। वो 21 दिन तक पिएं। हाँ। यरकान के असरात आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिएगा। जारी। और दूसरा ये है कि जैसे गर्म चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ मसाला जात हो गए, मिर्च मसाला हो गया, ये चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ये खून बनाती नहीं है। खून बनाने वाली चीज़ों में आप फल का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स हैं जैसे आड़ू है आजकल आया हुआ, अंगूर आए हुए हैं, और आम भी है, आलूचा हाँ, भी है, आम भी, हाँ। तकरीबन सारे अच्छा, फलों भाई के अंदर चलिए, ये आपको तो हम- कैल्शियम हाँ। भी आपको मिलेगी, आयरन भी मिलेगी, तमाम फलों में मिल जाती सही। है। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं ना कि चलिए जी, खून बनाने वाली कौन सी ऐसी डाइट हो सकती है, लाइफस्टाइल क्या है, क्या चीज़ आप जो है वो रूटीन में, डेली लाइफ में जो है वो खा सकते हैं, इनटेक क्या रखें, ऐसी कौन सी डाइट होती है मेरा हिल जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो कम होता है, या उसमें प्रॉब्लम आती है, या इन्फेक्शन होता है? कैफीन। ओके, ठीक है, सही। अच्छा, अभी जैसे बात हो रही थी कि फ्रूट, जैसे अभी कहा कि हम हाँ। उसकी किशमिश की बात करते हैं, सही। उसके साथ खजूर सबसे बेस्ट सोर्स है। बेहतरीन। खजूर सबसे ठीक है? बेस्ट। पालक सही। है, हाँ। ब्रोकली है, सही। ठीक है, इसका चुकंदर भाई ने बताया। हाँ। बट देखिए, खजूर और इंजीर ये 2 भी गुड सोर्स है आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए, आयरन खुद के लिए। अच्छा। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, कैफीन आपने इस्तेमाल नहीं करनी, खासकर जब आप आयरन इस्तेमाल कर, सॉरी, आयरन वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, तो उसके साथ आपने वो खाना नहीं खाना वो चीज़, ताकि
दोनों जो है ना आप इसमें लड़े नहीं। सही। लेकिन आपने जब आयरन वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है तो उस वक्त आपका कैफीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और उस वक्त कैल्शियम का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। ओके, कैल्शियम भी उसको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। इनके टाइमिंग्स हमेशा अलग रखने हैं आपने। ओके ओके, ठीक है, सही। होता है कि हम एक साथ खा रहे होते कि जी इतना खाया, कैल्शियम भी भी ले रहे हैं, आयरन भी ले रहे हैं, हाँ, सारी चीजें आपने खाना है, आपने लाइक आयरन सुबह खाना है, सबसे बेस्ट टाइम है, विटामिन सी के साथ खाइए, इट्स गुड। कैफीन उससे आधे घंटे के बाद इस्तेमाल कीजिए, चाय कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें। बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स हैं, बहुत स्पाइसी फूड है, वो बाद में खाइए। इसके अलावा अगर आप जैसे रेड मीट ले रहे हैं या वो जैसे इसको हेमी आयरन कहते हैं जो कि बॉडी के अंदर फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे फ़िश वगैरह है, तो उस वक्त वो चीज़ें ना ले जैसे कैफ़ीन हो गया है या बहुत ज़्यादा तेज़ स्पाइसेस हो गए हैं या कैल्शियम का इंटेक हो गया है जो आपके आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। और रात को इसी तरह जल्दी आपने सोना है ताकि बहुत देर तक जागने से भी आपकी जो है ना बॉडी, आपका जो उसका फंक्शन है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसको खुद समझ में नहीं आता कि अल्लाह ने तो मुझे ऐसे बनाया है और ये चल मेरे साथ ये रहा है। तो ये इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जो प्रॉपर इतना ज़बरदस्त तरीके से उम्मे राहिल ने इसको ज़रूर आपने घर पे अप्लाई करके देखना है और फिर ज़रूर हमें बताना है कि आपको जो है बाकी कितना फ़ायदा होता है। शाह भाई, अच्छा एक चीज़ बताऊं, बाज़ लोगों के दांतों की प्रॉब्लम होती है, अब वो दांतों में ये होता है कि दांत गिर जाते हैं, सही, उसकी वजह से भी खाना पीना कम हो जाता है, कुछ खा नहीं पा रहे होते हैं ना, तो वो बड़ा चूरा करके खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं कि बस पेट को सहारा मिल जाए, इससे भी एनेमिक हो रहे होते हैं पेशेंट। तो इसलिए अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो प्लीज अपने करीबी डेंटिस्ट को दिखा के अपने दांत बनवा लें या लगवा लें ताकि आप कुछ खाने शुरू हो जाएं। अच्छा, वरना एनीमिक होना शुरू हो जाएंगे। ये तो थोड़ा सा ये बताएं कि जिन लोगों से खाया पिया नहीं जाता या बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में होते हैं या बहुत ज़्यादा उनकी बिजी लाइफ होती है कि वो खाने के ऊपर उस तरह से फोकस नहीं कर पाते, बस ठीक है चलते फिरते एक बर्गर खा लिया, रात को खाना खा लिया, बीच में चिप्स विप्स इस तरह की चीज़ें ले ली, वो ऐसी कौन सी डाइट ले सकते हैं, इंस्टेंट अपने साथ रख सकते हैं कि उससे उनको बड़ा फ़ायदा हो और उससे उनका जो है वो एनर्जी भी मेंटेन रहे और ब्लड जो है वो भी उनका उसका काउंट भी ना गिरे? देखो बेटा, एक चीज़ बताऊं, आप खुद हैं तो दुनिया देख रहे, अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं। सही। तो इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप ये कम खुराकी करके सारा दिन अपने आप को मसरूफ रख के थोड़ा सा वो लेके खा लिया, थोड़ा सा वो लेके खा लिया, इससे पता है क्या होगा, खून तो नहीं बनता, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, आपका वेट गिरना शुरू। तो आप कोशिश कीजिए, जिस तरह अभी हमारी बहन ने बताया कि आप अंजीर का इस्तेमाल करें, आप खजूर का इस्तेमाल करें, आप 4 दाने खजूर खा लिए, 2-4 दाने अंजीर खा लिए, इससे आपको एक तो फुल प्रोटीन भी मिल गई, भूख भी मिट रही है, साथ में खून भी बन रहा है, दोनों चीज़ें हों। अंजीर के और बेनिफिट्स हैं कि जैसे एंटी कैंसर भी है, दूसरा ये कि ये पाइल्स के असरात को भी ख़त्म करती है, बवासीर के असरात को भी ख़त्म करती है। सही। अच्छा उम्मे राहिल, इंस्टेंट जो है वो डाइट प्लान क्या हो सकता है खून बढ़ाने का, खून की कमी को दूर करने का? देखिए, सबसे पहले वो जैसे भी आपसे कहा किशमिश है, आपको खजूर है, लेकिन आपने चुकंदर, पालक, ABC जूस जैसे कहा जाता है। अपने कोई ऑफिस कोई चीज़ जो है वो कोई डाइट या कोई इस तरह का लंच बॉक्स या कुछ चीज़ अगर कोई लेके जाते हैं लोग तो उसमें क्या चीज़ ऐड करें? एक एप्पल ज़रूर रखिए आप, ठीक है, आप उसके अंदर पपीता रखा जा सकता है या लंच में खाया जा सकता है, पपीता भी अच्छा है। उसके अलावा जो है इसके जो है जैसे अनार है, अनार का अगर सीज़न है तो अनार खा लीजिए, पालक उसकी चुकंदर की स्मूदी बना लीजिए, आप ठीक है, स्मूदी गुड सोर्स है, पालक भी चुकंदर भी। ABC जूस आपको इजीली हर जगह मिल जाता है, आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, वो आपने लेना है। आपको लंच में लेके जाना है तो आपने जैसे चिकन है या मटन है या फिश का कोई पीस ज़रूर रखिए, रेड मीट ज़रूर रखिए, ताकि आपको एक अच्छे कम क्वान्टिटी के अंदर एक ऐसा मिल जाए मील जो कि आपकी बॉडी के अंदर फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाए। और जो बीच के टाइमिंग्स होते हैं, जो स्नैक टाइम होता है, उसके अंदर आपने खजूर खानी है, कुछ नट्स खा लेने हैं, पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे हैं, आपको पता है पंपकिन एंड खजूर का शेक बनाइए, ये इतना गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड आयरन है कि मज़ा आ जाएगा आपको। सही। चले जी, बड़ी ज़बरदस्त जो है ना आज मुझे भी, क्योंकि मैं भी एनेमिक हूँ, तो मुझे भी जो है ना आज बहुत सारी जो है वो तरकीबें मिल गई हैं कि क्या क्या चीज़ें लंच पे रख के लाई जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया उम्मे राहिल, बहुत शुक्रिया शाह भाई हमारे शो पर आए। तो आई होप कि आज का जो हमारा ये सेशन था ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ज़रूर आपने बताना है हमारी सोशल साइट पर कि तमाम होम रेमेडीज़ जो आपको भी बताई गई हैं ये आप अप्लाई करने के बाद कितना फ़ायदा हुआ और कितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करते हैं लोगों की इन रेमेडीज़ को। तो शो में वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपसे डिस्कस करेंगे क्या लड़का और लड़की की दोस्ती हो सकती है। अब ये तो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे और आप भी हमें कॉल करके बताइएगा। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करेंगे हम, क्या क्या लड़का और लड़की की दोस्ती हो सकती है, क्या फ्रेंडशिप जो है वो हो सकती है, ये फ्रेंडशिप कितनी पायदार होती है और इस फ्रेंडशिप के कितने नुकसानात होते हैं और इस फ्रेंडशिप से हम क्या कुछ सीखते हैं और हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तालिब भाई मौजूद हैं और शान से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तालिब भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, ये बताएं कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। हाँ। हमने हमेशा सुना है दैट पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर। यस। तो जब वो दोस्ती की बात होती है, दोस्ती के अंदर भी जो मिक्सचर है बड़ा खूबसूरत मिक्सचर है। सही। एंड अगेन हम बहुत सारी जगहों पर बोलते हैं कि जी दोस्त नहीं हो सकते, लड़का लड़की तो जब भी दोस्त होंगे तो कुछ ना कुछ कोई रोमांटिक इमोशन ही डेवलप होगा। सही नहीं होता। आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने आपको जिंदगी में वहां तक पहुंचाने में मदद करी होगी। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं। मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ देखूं, अगर अपनी स्टूडेंट लाइफ देखूं, या फिर अगर आज अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी देखूं, बिलीव मी, they're the people जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, they're the people जिन्होंने हमेशा साथ दिया है, and the people जो हमेशा साथ खड़े भी रहते हैं। हाँ, सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, ये एक बड़ी पॉजिटिव बात की है तालिब भाई ने कि लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। और हमारे यहाँ हमारा जो एक माहौल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, जो स्पेशली को हैं, वहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है, जब ये फ्रेंडशिप जो है ना आपके लिए हार्मफुल हो जाए, इसमें आपको अपनी लिमिट्स सेट करनी होती हैं। शानज़े ये बताएं, क्योंकि आप खुद स्टूडेंट हैं, क्या बड़ा बेहतर रहता है कि एक लड़का और एक लड़की जब दोस्त होते हैं तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि बाहर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिसके बारे में लड़के को पता होता है कि फ़लाँ जगह पर ये हो रहा है, फ़लाँ जगह पर ये हो रहा है, और इनसाइड जो है लड़कियों को पता होता है कि जी ये चीज़ ऐसी होगी। तो वो जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो हेल्प करते हैं एक दूसरे की। मगर बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कों को लड़कियों के साथ में फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? फ्रेंडशिप करनी चाहिए, नो डाउट, बहुत हेल्प मिलती है। हाँ। लेकिन जिस एज पर अभी हम हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ, इसमें आपको अपनी बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए, आपको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करना, ताकि आप अपनी पढ़ाई वगैरह पे भी फोकस कर सकें प्रॉपर्ली। दूसरा ये है कि हेल्प बहुत मिलती है, बिकॉज बाहर की चीज़ें वो हमें बता रहे होते हैं, ठीक है। और बॉयज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि वो सजेशंस बहुत अच्छे देते हैं। अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं या कुछ है तो वो उस चीज़ का सोल्यूशन बहुत अच्छा देते हैं। सही। सो मुझे है कि दोस्ती तो होनी चाहिए। सही। अच्छा तालिब भाई, जिस तरीके से शान से बता रही हैं कि सोल्यूशन बहुत अच्छा मिल जाता है आपको, एक आपको हेल्प भी मिल जाती है, और बहुत सारे बाहर के ऐसे काम होते हैं जो आप नहीं कर सकते, तो आप कहते हैं प्लीज़ ये मेरा काम करवाते हुए आ जाना, प्लीज़ फोटोकॉपी करवा के ला दो भाई, प्लीज़ मेरे असाइनमेंट जो है उसकी फ़ाइल लेके आ जाओ और ये कर दो और वो कर दो। मतलब आप एक तरीके से बहुत सारी लिवरेज ले रहे होते हैं और वो आपसे अपना काम करवा रहे होते हैं कि जी मैंने काम नहीं किया, आप ज़रा मेरा जर्नल बना दें और ये सारा कुछ कर लें। तो ये होता है एक तरह का टिट फॉर टैट, और फ्रेंडशिप भी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज़ में लड़कियों को को एजुकेशन में जो है वो एडमिशन भी नहीं कराते हैं कि नहीं हम को एजुकेशन में एडमिशन नहीं कराते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप को एजुकेशन में पढ़ाएं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि जो लोग करना चाहते हैं, को एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, फिर उनको क्रिटिसाइज़ भी ना करें, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर कोई को एजुकेशन नहीं जाना चाहता, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके क्या क्योंकि कोई नुकसानात होते हैं जो लोग इस तरीके से मना करते कि नहीं जी आप को में नहीं भेजें, या फिर जो है वो आप इस तरह से इस एटमॉस्फेयर में रहें। ज़रा मैं ये जानना चाहूँ। देखिए, आप को में पढ़ें या आप को में ना पढ़ें, कोई भी चीज़ अगर आपके ऊपर ज़्यादा एक्सेसिवली अगर आपके ऊपर पोषण की जाती है ना, तो वो आपके लिए हार्मफुल ही होती है। सही। वी नॉट टेलिंग अबाउट कि आप को में पढ़ें तो आप बिल्कुल ही आज़ाद इस तरह हाँ, से बिल्कुल लिमिट आपकी होनी चाहिए, डिसाइड होनी चाहिए, लिमिटेशंस होनी चाहिए। सही। एंड अगेन वी आर नॉट टेलिंग यू टू दैट कि आप इतने कंजर्वेटिव हो जाएं कि फिर आप ये भी बना कर दें कि आप बात क्यों कर रहे हो। हाँ, जैसे हम अभी भी बैक स्टेज एक बात ये रहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ना हम लोग को पूरी जिंदगी इस बात पर रोकते हैं कि लड़की को बोलते हैं लड़के से बात मत करो, और लड़की को बोलते हैं लड़के से बात मत करो, लड़के को बोलते हैं तुम लड़की से बात मत करो। एंड द मोमेंट हम 25 साल के हो जाते हैं फिर बोलते हैं तुमने लड़का क्यों तलाश किया अपने लिए, यूनिवर्सिटी जा क्यों रहे हो फिर? अरे आपने बात ही नहीं करने दी। सही। अगर आप को में पढ़े, आप को में ना पढ़े, आपको जैसे जिंदगी गुजार रही है, दैट्स योर कप ऑफ टी, बट एट द सेम टाइम किसी को भी क्रिटिसाइज ना करें, बिकॉज शायद जो चीज आपके लिए गलत आपको महसूस हो रही है, जिस पर आपका दिल नहीं ठुक रहा, हो सकता है कि अगला बंदा उस पूरे थॉट के ऊपर थोड़ा सोल्ड आउट हो। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं। इट्स अबाउट कि आप चीजों को किस तरह से टेक अप ऑन करते हैं और आप उसमें से कितने प्रोज निकालते हैं, या फिर आप उस तरह के बंदे हैं जो सिर्फ चीज़ों में से बुराइयां ही निकाल रहे हैं। अच्छा, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स जो होते हैं ना, वो जब होते हैं कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, जो पेरेंट्स या फैमिलीज मना करते हैं कि भाई आप लड़कों से बात ना करें, या फिर आप जो है वो को एजुकेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, अपनी लिमिट डिसाइड करें। आप
लड़की से दोस्ती करें या आप लड़के से दोस्ती करें, लिमिट्स आपको दोनों ही जगह डिसाइड करनी पड़ती हैं। रिस्पेक्ट एक दूसरे की दोनों ही जगह पर करनी पड़ती है। लेकिन यूजुअली ज़्यादातर जो ऐसे केसेस सामने आते हैं कि बाद में वही फ्रेंड्स आपस में रहे होते हैं। जब लड़कियों की लड़ाई होती है तो कोई इस बात को नोटिस नहीं करता, लोग कहते हैं भाई लड़कियाँ आपस में लड़ गई हैं। लेकिन जब लड़का और लड़की की लड़ाई हो रही होती है ना, तो वो कहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये तो होना ही था, क्योंकि आगे चल के तो ये लड़ाई होगी। अच्छा, ये उनकी बात नहीं हो रही है जिनका किसी किस्म का कोई एंगेजमेंट वाला जो है वो रिलेशनशिप होता है या कोई रिश्ता आने जाने वाली कहानी होती है। ये वो होता है जो दो सर्टन फ्रेंड्स होते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं और रिजल्ट में फिर एक का आ जाता है ए ग्रेड और एक जो है वो पीछे रह जाता है। तो उसके बाद हो जाते हैं इश्यूज़ क्रिएट कि भाई ठीक है मेरा जो फ्रेंड है मुझसे आगे निकल गया और ये क्या हुआ। तो जनाब इस पे करेंगे बात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि भाई लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और अगर होते हैं तो फिर ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, इसका बैड इम्पैक्ट क्यों होता है, हमेशा इसी तरीके से क्यों होता है कि भाई आप जिस लड़के से कॉलेज में बात करते हैं, मिलते हैं, साथ पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, आपकी पिक्चर्स होती हैं, आप एक टाइम मखसूस टाइम अपनी क्लास के कुलीग्स के साथ गुजार रहे होते हैं, लेकिन जब समहाउ आपकी शादी हो जाती है या आप अपनी जो है वो उस फैमिली लाइफ में चले जाते हैं और बाद में अगर वो आपको कहीं नज़र आ जाए तो आप अवॉइड करते हैं। ये नहीं होना चाहिए ना। आप जो भी कुछ कर रहे होते हैं एटलीस्ट ऑन तो करें। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपने किसी के साथ 4 साल 5 साल जो है वो पढ़ा हो, आप उसे जानते हो, आपने किसी के साथ काम किया और वो आपको कहीं मिल जाए तो आप उस टाइम पर अवॉइड कर दें। तो ये तो ऐसा लगता है कि या तो उस टाइम आप गलत थे या आप आज गलत हैं या फिर अब आप जो कर रहे हैं वो सही है कुछ, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। तालिब भाई आप इसका थोड़ा सा जवाब दें कि ये क्या सिचुएशन होती है कि जिन लोगों को पहले आप ओन करते हैं, जिन लोगों के साथ पहले आपकी इंस्टा स्टोरीज लगी होती हैं, जिनको आप कहते हैं दीज आर फैमिली और यू नो वी वर्क लाइक फैमिली, वी स्टडी लाइक फैमिली, वही फैमिली जो है वो बाद में आपके लिए इतनी स्ट्रेंजर हो जाती है कि आप ऐड भी नहीं करते उनको। बिल्कुल नहीं करते और समटाइम्स आप ऐड करना भी नहीं चाहते। हाँ। इसका सबसे बड़ा ताल्लुक जो है ना, इट्स नॉट अबाउट कि आप बात नहीं करना चाहते, हाँ। बट जो भी आपका स्पाउस होता है, एक तो वो भी एक कह लें कि वो एक जेलिसी का फैक्टर डेवलप होता है आफ्टर यू फॉल इन लव विद समबडी। तो आप ना फिर आपको बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि आपको पता अगर कोई शख्स मुझसे बात कर रहा है जो मेरा दोस्त रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है, हमारा एक बॉन्ड रहा है, अगर वो बात करे तो आपका पार्टनर विदाउट एनी थॉट या तो आई रोल्स होना शुरू हो जाएंगे, उनका मूड खराब होना शुरू हो जाएगा, उनकी बाकी तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं, एंड जस्ट फॉर दैट थिंग पीपल स्टार्ट इग्नोरिंग द अदर पर्सन। सही। व्हाट हैपेंस टू दैट कि आप तो इग्नोर कर रहे हैं, आप तो चले जाएंगे, बट दिस लीव्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द अदर पर्सन। सही। बिकॉज फिर वो सोचता है कि यार वो एग्जैक्टली वही वाली बात कि क्या पहले वाली दोस्ती झूठ थी, हाँ, या फिर ये वाला इमोशन झूठ है। सही, बिल्कुल। फिर आपको पूरा का पूरा बॉन्ड, आपकी पूरी अटैचमेंट वो सब क्वेश्चन मार्क के अंदर दिखती है, क्वेश्चन मार्क के अंदर दिखती है। अच्छा, उसमें तालिब भाई एक चीज़ ये भी होती है कि समहाउ आप जिससे शादी कर रहे हैं उसको आपकी लाइफ पता होगी ना, उसने आपकी इंस्टा की स्टोरीज देखी होंगी, उसने सारी चीज़ें देखी होंगी। ठीक है, आप जब शादी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं कि जी मेरे हस्बैंड को ये नहीं पसंद या मेरी वाइफ को ये नहीं पसंद, दैट्स फाइन। आप अपने जो हस्बैंड वाइफ के हिसाब से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उससे आप चलें, लेकिन अगर इस तरह के लोग आपको कहीं मिल जाएं तो आप उनको डिसओन ना करें। एटलीस्ट आप किसी को ऐड नहीं करना चाहते ना करें, आप किसी से राब्ता नहीं रखना चाहते ना रखें, लेकिन समहाउ अगर मेरी ही कोई फ्रेंड या किसी लड़के की कोई ऐसी दोस्त उसको मिल जाए जिसके साथ उसने जो है वो पढ़ा है, जिसके साथ उसने प्रोफेशनल लाइफ गुजारी है, जिसके साथ उसने कॉन्फ्रेंस में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो असाइनमेंट किए हैं, जिसके साथ बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, जिसके साथ पिक्चर्स हैं, और अगर वही खातून या वही मर्द आपको कहीं मिल जाता है अपनी फैमिली के साथ, तो एटलीस्ट यू कैन से सलाम टू हिम ना, यू कैन इंट्रोड्यूस्ड हिम कि भाई ये मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ थी, इस तरीके से मैंने साथ काम किया था। ये कितनी ज़रूरी होती है अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ में भी, क्योंकि जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं ना तो हस्बैंड भी मेल है और जो आपकी वाइफ है वो फीमेल है, तो आप भी फ्रेंड्स हो सकते हैं और इस तरह भी फ्रेंडशिप हो सकती है कि हस्बैंड वाइफ को भी फ्रेंडशिप करना बड़ी ज़रूरी होती है। तो जब आप शादी से पहले बाकी फ्रेंडशिप्स रखते हैं तो अपने हस्बैंड से क्यों नहीं रखते या अपनी वाइफ से क्यों नहीं रखते? ये फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। और द थॉट इज दैट कि इफ़ यू लव समबडी ना, हाँ, तो उससे पहले आपको उसका दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि अगर आप में वो दोस्ती वाला फैक्टर नहीं है तो फिर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते, हाँ, और बहुत ज़रूरी है ये वाली बात भी, क्योंकि हमें ये बात समझनी होगी एट दैट मोमेंट जब हम डिसोन कर देते हैं ना, और अगर वो शख्स कभी ज़िंदगी में सामने आ जाए, तो अगला बंदा आपका पार्टनर जो भी होगा फॉर अ मोमेंट उसको एक शक जरूर होगा कि यार ऐसा क्या हुआ था कि बात भी नहीं कर रहे। हाँ एग्जैक्टली, मतलब आप जो भी काम करें ना उसको ओन करें, और एटलीस्ट इसीलिए कहते हैं कि अपनी लिमिट्स जो है वो डिसाइड करें। लाइफ में आप जब भी
जिस भी दौर से गुजर रहे हो ना, तो हमेशा अपना करेक्टर और अपनी जो लिमिटेशंस है ना वो अपने साथ रखें। आपको कभी भी लाइफ में कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। आप कहीं भी, आप बूढ़े भी हो गए होंगे, आप जिस टाइम पर भी होंगे, आप अपने लाइफ के हर फेज़ को ओन करेंगे। येस, दैट वाज द टाइम, मैंने इनके साथ में काम किया था, ये मेरे दोस्त थे, मैंने इनके साथ पढ़ा था, ये मेरे कज़न्स थे, हमने ऐसे किया था। जब आप बहुत अच्छे तरीके के साथ लोगों के साथ मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका जो पार्टनर है उसको कभी कोई एतराज़ होगा। तो क्यों नहीं लड़कियां इस तरीके से अपने जो गोल्स हैं या लिमिटेशन सेट करती हैं कि बाद में भी अगर वो उस चीज़ को बताना चाहें तो वो बड़ा प्राउडली बता सकती हैं कि यस, दैट वाज द मोमेंट, दैट वाज द टाइम, मैंने ये जो है वो तमाम चीज़ें की थी। रखना चाहिए हाँ। इस तरीके से कि आप अगर वही बात आ गई, आप अपनी लिमिटेशंस इतनी, करेक्टर बिल्कुल एक क्लीन रखें, हाँ। ताकि बाद में आपकी होती है, मैरिज होती है, आप अपने स्पाउस को बता सकें। हाँ। ठीक है। और वही बात आ गई कि स्पाउस और वाइफ जो है, हस्बैंड वाइफ, उनमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, उनमें फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है। जब लड़के लड़की की दोस्ती की बात आती है ना, तो ये बेसिकली हस्बैंड वाइफ की फ्रेंडशिप होना बड़ी ज़रूरी है। इतनी फ्रेंडशिप होनी चाहिए कि आप अपने हस्बैंड की ज़िंदगी के बारे में जान सकें कि जी ठीक है, आपकी पहले कितनी फ्रेंड्स थी या आपके कितने कज़न्स थे, आपने कैसे एंजॉय किया, इतनी अचीवमेंट्स कैसे हासिल की, किन लोगों का आपकी ज़िंदगी में पार्टिसिपेशन है। ऑल्दो अब आप उनके साथ नहीं हैं, लेकिन फिर भी किसको आप रिगार्ड करते हैं, किसको आप ये बताते हैं कि मेरा जो फला दोस्त था वो जो है इस तरीके से मुझे हेल्प आउट करता था, या मेरी फला जो कज़न थी वो मुझे हेल्प आउट करती थी, या मेरी कोई आपी थी वो मुझे इस तरीके से सपोर्ट करती थी, या मेरे कोई मामू थे वो मेरे साथ में ये सपोर्ट सिस्टम करते थे। तो इशू ये है कि पहली दोस्ती तो हस्बैंड वाइफ की होनी चाहिए, और जब हस्बैंड वाइफ से ही आगे जनरेशन चलती है ना, तो जब पेरेंट्स की दोस्ती होती है ना, तो उनके बच्चों में भी ये चीज़ आ जाती है। फिर वो भी जहाँ दोस्तियाँ करते हैं वो भी उतनी पॉजिटिव होती हैं। ये आप किस तरह से देखते हैं कि पेरेंट्स को कितना पॉजिटिव होना चाहिए? पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, स्पेशली अपने किड्स के सामने तो होना ही चाहिए। हाँ। क्योंकि जो बच्चे जो सीखते हैं ना, वो अपने घर में अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। हाँ। सो अगर बच्चे ये देख रहे हैं कि मम्मा पापा में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, हाँ, वो एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं, तो इवेंचुअली बच्चे अगर किसी से फ्रेंडशिप भी करते हैं, कुछ भी होता है उनकी लाइफ में, वो सबसे पहले आके अपने पेरेंट्स से ही शेयर करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स और जो बच्चे हैं ना, उनमें आपस में बहुत अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा रिलेशन होना बड़ा ज़रूरी है। तालिब भाई, ये कितना ज़रूरी है पेरेंट्स का कि पेरेंट्स जो हैं वो जिस तरह से वही चीज़ें बच्चे कैरी करते हैं, फिर वो जब स्कूल कॉलेजेस जाते हैं तो वो उस चीज़ को उसी तरह प्रेजेंट करते हैं। अगर किसी के फादर जो हैं वो अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं और अपनी वाइफ के सामने बात करते हैं और उनको ये बताते हैं कि जी ठीक है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था या मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरी फ़लाँ फ्रेंड थी, या मेरी फ़लाँ कज़न थी, या मेरी फ़लाँ खाला थी, और इस तरह से उन्होंने, तो क्या होता है कि बच्चों के जहन में वो पॉजिटिव चीज़ आ जाती है कि अच्छा ये कोई बुरी बात नहीं, ये बात हम अपनी लाइफ के ये दौर, ये खूबसूरत दिन हम आगे भी कोट कर सकते हैं। हमने जिस तरह से मेरे फादर कि भाई मैं इस तरह से इतनी दूर जो है वो मैं जाता था, वॉक करता था, मेरी अम्मी ये करती थी, मेरी कज़न फलाना मुझे ये बोल देती। तो जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी के हर फेज़ को ओन करना चाहिए, और ये जो है ये एक बेस्ट टाइम है जिसको आप बाद में ज़रूर याद करेंगे, और इसमें आपके जो अच्छे लोग रहे आपके साथ में वो आप उनका जिक्र करेंगे, और जो लोग आपके साथ में, जाहिर सी बात है हर किसी को बैड एक्सपीरियंस तो होते हैं, आप वो भी शेयर करते हैं। पेरेंट्स कितना सिखा सकते हैं आगे जनरेशन को कि हाउ दे कैन लिव, हाउ दे कैन ओन देयर ऑल फेजेस ऑफ लाइफ? इनसिक्योर माँ बाप इनसिक्योर बच्चे जन्म देते हैं, कॉन्फिडेंट माँ बाप कॉन्फिडेंट बच्चे जन्म देते हैं। हाँ, तो अगर आपको अपने बच्चों के रिलेशंस में और उनकी जिंदगियों में ट्रस्ट डालना हो, तो फर्स्टली आपको वो ट्रस्ट अपने घर के अंदर प्रैक्टिस करना पड़ता है। सही। और जब हम ये सारी की सारी बात कर रहे हैं ना, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि रिलेशनशिप ऑनेस्टी नहीं मांगती, रिलेशनशिप ट्रांसपेरेंसी मांगती है। सही, बिल्कुल। ऑनेस्टी इज कि आपने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ थे और मैंने बता दिया। ट्रांसपेरेंसी इज कि तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें खुद से बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जरूरी है तुमसे वो बात करना। द थिंग इज दैट कि हमारी दोस्तियां हमारे जिंदगी के फेजेस खूबसूरत फेजेस हैं। हर एक फेज का अपना एक खूबसूरत तरीका है, और आपने वो एंजॉय करा है, जब आप अपनी जिंदगी के एक हिस्से पर पहुंचते हैं आप उस चीज को एंजॉय भी करते हैं। सही। आप आज की जिंदगी में बैठते हो तो आपको लगता है स्कूल की जिंदगी कितनी प्यारी थी। बिल्कुल, आप उसको कोड कर रहे होते, आप बता रहे थे मेरे स्कूल के दोस्त इतने अच्छे थे, मेरी फला टीचर जो है बहुत अच्छी थी, एक टीचर जो थी वो बहुत सख्त थी, इंग्लिश की टीचर वैसे बहुत सख्त थी मेरी, खैर सेम मोमेंट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये चीज़ें आप ओन करते हैं ना, तो इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी के हर फेज़ को ओन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस टाइम पर क्लियर रहना बड़ा ज़रूरी है, उस टाइम पर ट्रांसपेरेंट रहना, ये जो टाइम आप गुजार रहे हैं ताकि आप उसे बाद में कोट भी कर सकें। आप अपने प्रेजेंट को अगर ट्रांसपेरेंट हाँ, बना लें बिल्कुल, और उस शख्स के साथ अगर आपका ट्रस्ट लेवल उस तरह का डेवलप हो जाए। हाँ, रिलेशनशिप्स किसी भी चीज से नहीं चलते, गिफ्ट से नहीं चलते, बिल्कुल, डेज मनाने से नहीं चलते। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट हैविंग दैट केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन। सही, अगर आप अगले शख्स की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उसके पास की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी दोस्तियों की, उसके रिलेशंस की, उसके अतराफ के लोगों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, और क्या चाहिए रिलेशनशिप में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी से बिल्कुल जिए, आपका हक है कि आप किसी से मिलना चाहते हैं मिले, नहीं मिलना चाहते हैं नहीं मिले, लेकिन कम से कम जब इस तरह के लोग आपके सामने आते हैं तो एटलीस्ट उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें, ताकि उनको ये ना लगे कि देखें आप तो मतलबी थे, एक टाइम था तो आपने जो है वो इस तरह से दोस्ती की और फिर उसके बाद जो है वो, क्योंकि ये पॉजिटिव दोस्तियाँ होती हैं। चले नेगेटिव दोस्ती है तो फिर आप तो उसकी तरफ देखे भी नहीं ना, आप तो फिर ऐसे लोगों से आपको रब्ता रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर किसी शख्स ने पॉजिटिवली आपको हेल्प आउट किया है, डेफिनेटली उनका रिगार्ड ज़रूर करें। कंक्लूजन शान से मुझे होता है कि जैसे आप कह रही हैं कि अगर हम बाहर मिल जाएं तो डिसोन नहीं करना चाहिए। इसमें मुझे ये एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इससे आप खुद इंट्रोड्यूस करवाएं अगर आपको कोई मिल रहा है अपने फैमिली से, ताकि आपके फैमिली को किसी थर्ड पर्सन से पता ना चले। अगर आपको पता है कि आपकी थोड़ी सी फैमिली स्ट्रिक्ट है या कोई माइंड कर सकता है, थर्ड पर्सन से पता चलेगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उनको। हाँ, ज़ाहिर है वो 10 बातें सोचेंगे कि देखिए हमें नहीं बताया ये सारा कुछ। तो अगर मिल रहा है सो प्लीज़ आप अपनी फैमिली से मिलवाएं, अपने हस्बैंड से मिलवाएं, ताकि बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो आपके लिए, बाद में फिर प्रॉब्लम आपकी मैरिड लाइफ में। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शानज़े हमारे शो पे आई, और बहुत शुक्रिया तालिब भाई हमारे शो पे आए। आज का जो टॉपिक है वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। आज का शो जो है वो डेफिनेटली हम उसका वेट करेंगे कि आप हमें इंस्टाग्राम पर क्या मैसेजेस करते हैं। शो कैसा लगा ज़रूर बताएं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखना मत भूलें। कीप वॉचिंग सिटी 10।